गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सकोत फटो चैटर्जी और आप देख रहे हैं CBSE क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के बुक 2 के चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल तो चैप्टर में अंदर डाइव करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन और चैप्टर का मतलब ऊपरी स्तर पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए है कि मतलब एक राम बाबू करके कोई इंसान का हु इज वर्किंग एज एन इंजीनियर in Bhilai steel plant, Chhattisgarh. He was born into a small, like a poor family in the district of Bhojpur, Bihar. So at an early age of 12, he moved to a nearby town, Ara. To age of 12, तो मतलब वो एक छोटी सी उम्र of 12 में he moved to Ara to complete his intermediate level studies. He then went to Sindri, Jharkhand for his engineering degree and hence got a job in Bhilai. So फिर after living for last 31 years, his parents were illiterate. तो मतलब उसके पेरेंट्स illiterate थे and the only source of their livelihood was meager income from agriculture. तो मतलब वो लोग खेती बाड़ी करते थे तो उससे तो थोड़ी बहुत कमाई आती थी, वही उनके घर की सोर्स ऑफ इनकम थी. They spent their whole life in that village. तो वो लोग उसी विलेज में अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए. राम बाबू had 3 children, तो उनके 3 बच्चे थे, who got their education एट द इंटरमीडिएट लेवल एट भिलाई. तो भिलाई में अच्छे स्कूल में उनका इंटरमीडिएट लेवल तक एजुकेशन करवाया गया. उसके बाद ये तीनों अलग अलग जगह पे हायर एजुकेशन के लिए चले गए. तो जो पहला वाला था ही स्टडीड एट इलाहाबाद एंड देन इन मुंबई एंड नाउ इज करेंटली वर्किंग इन दिल्ली एज अ साइंटिस्ट. जो सेकंड बेटा था उनका ही गॉट हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड नाउ इज वर्किंग इन USA. और जो तीसरी बेटी थी she had finished her work. She had finished her education and now settled at Surat after her marriage. So ये बेसिकली सिर्फ राम बाबू की स्टोरी नहीं है और मैं आपको कोई स्टोरी एक वीडियो के स्टार्टिंग में बता के बोर करना चाहता नहीं हूँ. जस्ट कि लाइक ये जो मूवमेंट्स होते हैं कि मतलब आप अपने करियर और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो माइग्रेशन मूवमेंट एक जगह से एक जगह जाते हो, मतलब अपने विलेजेस से सिटीज से विलेजेस या कहीं पे भी, मतलब कभी कभी तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स भी होती है. ये बेसिकली अभी के टाइम पे एक यूनिवर्सल ट्रेंड बन गया है. India has witnessed the waves of migrants coming to country from Central and West Asia and also from Southeast Asia. तो मतलब हम लोग तो ये फेस कर ही रहे कि मतलब waves of people, wave of migrants are coming from several countries like the Central and West Asia or the Southeast Asia. In fact, the history of India is a history of wave of migrants coming and settling one after another in different parts of the country. In his words, the renowned poet Firaq Gorakhpuri says, सरज़मीए हिंद पर अवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया. तो इसका बेसिकली मतलब है कि मतलब द caravans of peoples from all parts of the world kept on coming and settling in India and hence led to formation of India. So मतलब दुनिया भर के लोग एक एक करके हमारे देश में आते गए, बसते गए, इसी बहाने इसी से हमारा देश हिंदुस्तान वो बना जो आज के डेट पे वो है a home for everyone, unity among diversity. Similarly, large number of people from India too have been migrating to places in search of better opportunities, especially to countries of Middle East, Western Europe, America, Australia or the East and Southeast Asia. तो यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स में इंडियन डायस्पोरा के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं. ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़े बहुत 1 मार्कर्स आते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो कि ड्यूरिंग colonial period millions of indentured laborers were sent to Mauritius, Caribbean islands, और Caribbean islands में कौन से स्पेसिफिकली Trinidad, Tobago and Guyana, Fiji and South Africa by British from Uttar Pradesh and Bihar to Reunion Islands, Guadeloupe, Martinique and Suriname by French and Dutch by Portuguese from Goa, Daman and Diu to Angola, मोजाम्बिक टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स. तो मतलब ये डच, ब्रिटिशर्स, आपके फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये लोग हमारे इंडिया की कुछ कुछ जगहों से हर इंसान को इंडेंचर्ड लेबरर या फिर प्लांटेशन वर्कर्स के नाम पर दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे जो उनके कॉलोनियल्स थे वहाँ पे भेजे थे, जहाँ जिससे वो वहाँ पे कम दामों में काम कर रहे, प्रॉफिट उनका ज़्यादा हो. ऑल सच माइग्रेशंस वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज द गिरमिट एक्ट. This act was also known as Indian Immigration Act. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसका नाम भी पूछते हैं. तो however, the living conditions of these indentured laborers was not better than a slave. मतलब स्लेव से भी बदतर हालत इनकी थी या फिर जस्ट इक्वल टू स्लेव्स.
The second wave of migrants ventured out in the neighboring countries in recent times as professionals, artisans, traders and factory workers in search for economic opportunities. तो ये जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है ये कौन से हैं? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर ब्रुनेई एंड अफ्रीकन कंट्रीज एक्सेट्रा. तो यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत प्रोफेशनल और थोड़े एजुकेटेड लोग ही जाते थे फॉर वर्क लाइक ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और प्रोफेशनल्स एंड आर्टिशंस. ये लोग आपके इंडेंचर्ड लेबर जैसे नहीं थे कि उनकी लाइफ भी स्लेव जैसी ही हो. There was a steady outflow of India's semi-skilled and skilled laborers in wake of the oil boom in West Asia in the 1970s. तो जैसे 1970s में वेस्ट एशिया में ऑयल बूम हुआ तो हमारे देश के सारे सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबरर्स धीरे धीरे करके एक स्पीड में वेस्ट एशिया में माइग्रेट होने लगे थे. There was also some outflow of entrepreneurs, store owners, professionals, businessmen. तो इन सब का भी ना आउटफ्लो एक तरह से सारे वेस्टर्न कंट्रीज में होने लगा था. तो जो थोड़े एलीट क्लास थे जिनके पास थोड़ा पैसा था इन्वेस्ट करने को, ये सब धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज में जाने लगे थे. थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट. तो मतलब जो थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट था दैट कंप्राइज ऑफ प्रोफेशनल, ये लोग एकदम टॉपली हाईएस्ट एजुकेटेड, मतलब सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड पब्लिक है हमारे देश की, उनको कंसिस्ट करते. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स. तो ये सब ऐड होने लगे फ्रॉम 1960s एंड 1980s के बाद अब ऑल दीज पीपल माइग्रेटेड टू कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी. तो मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा एजुकेशन में भी डेवलपमेंट होने लगी तो धीरे धीरे करके अलग अलग फील्ड्स के लोग ऐड होते गए टुवर्ड्स दिस थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट्स एंड दे ऑल वेंट टू सम प्रॉस्परस कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी. These professionals enjoyed the distinction of being one of the highly educated and the highest earning or prosperous groups. After liberalization in the 90s, education and knowledge-based Indian immigration had made Indian diaspora one of the most powerful diasporas in the world. In all these countries, Indian diaspora has been playing an important role in development of respective countries. Migration was recorded beginning from the first census of इंडिया. तो ये फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट हुआ था? इन 1881. दिस डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. हाउएवर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 सेंसस. और ये चेंज क्या था? ब्रिंगिंग इन ऑफ टू एडिशनल कंपोनेंट्स व्हिच आर द प्लेस ऑफ बर्थ दैट इज विलेज और टाउन एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस only if the person is born elsewhere. Further in 1971, additional information on the place of last residence and duration of the stay at the place of enumeration were incorporated. तो ये जो दो पॉइंट्स थे ये 1971 में ऐड हुए. Information on reasons for migration were incorporated in 1981 census और इस बात को consecutive census में मॉडिफाई किया गया था. In the census, the following questions are asked on migration. तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मतलब माइग्रेशन के बेसिस पे पूछे जाते हैं वो ये दो है कि लाइक इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन. तो जहाँ पे वो आके सेंसस कर रहे हैं वो वहाँ पे लोग पूछते कि ये जो आदमी है ये क्या इसी टाउन या विलेज में पैदा हुए हैं. अगर आपका जवाब नो हो देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब आप जहाँ पैदा हुए वो गाँव है कि वो अर्बन है या कि वो टाउन है तो उसके बारे में लोग पूछते हैं. दे ऑल्सो आस्क अबाउट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट and if it is outside India, the name of the country of birth. मतलब अगर आप अपने देश में पैदा हुए हो पर कहीं और पे ना इस जगह में नहीं तो आपसे पूछेंगे कि उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है. पर अगर आप कंट्री के बाहर कहीं पे पैदा हुए तो और अभी यहाँ पर रह रहे हो तो फिर आपसे पूछते कंट्री का नाम क्या है. Has the person come to this village or town from elsewhere? If yes, then further questions are asked about the status रूरल अर्बन ऑफ द प्रीवियस प्लेस. तो वैसे कि मतलब आप पहले कहाँ रहते तो उसका स्टेटस पूछ लेते कि रूरल था कि अर्बन था, विलेज था कि सिटी था. नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड इफ आउटसाइड द इंडिया देन द नेम ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो आस्क्ड. तो सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोनों केसेस पे, चाहे आप जहाँ पे मतलब बंदा मतलब बाहर से कहीं आया हो या फिर वो बंदा वहाँ पे हो. तो मतलब माइग्रेशन रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं. इन एडिशन रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम द लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस and duration of residence in place of enumeration are also asked. In the census of India, migration is enumerated on two bases. First, place of birth. If the place of birth is different from the place of enumeration, also known as the lifetime migrant. तो अगर आपका place of birth आपके place of enumeration से different है तो आपको एक तरह से lifetime migrant कहा जाता है. और if the place of residence, if the place of last residence is different from the place of enumeration,
known as migrant by place of last residence. तो मतलब अगर आपका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस था पहले और अभी दोनों डिफरेंट है तो फिर आपको माइग्रेंट कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ए लास्ट रेसिडेंस. और एज पर 2011 सेंसस, आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल इन दिस कंट्री, 455.8 मिलियन, जो एक्चुअली इस अमाउंट का 37% बनता है, were reported as migrants of place of last residence. Streams of migration. A few facts pertaining to the internal migration within the country and international migration out of the country. और अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से जहाँ पे लोग आ रहे हैं माइग्रेंट्स बन के, उनके लिए द पर्सपेक्टिव विल बी इनसाइड द कंट्री और आई मीन इनटू द कंट्री are presented here. So under the international migration, 4 streams are identified. तो ये जो आपका फिगर 2.1 और 2.1b है, तो इनके अंदर आपको 4 स्ट्रीम्स दिखते रहेंगे. पहला है R2R मतलब रूरल टू रूरल, दूसरा है रूरल टू अर्बन, तीसरा है अर्बन टू अर्बन और चौथा है अर्बन टू रूरल. आई बिलीव दैट इज द लीस्ट. मतलब ये जो होता है ना, मतलब आपके रिटायरमेंट के बाद आप ऐसा करते हो कि मतलब अभी आप अपने पुश्तैनी घरों में जाओगे, यू वांट अ हॉलीडे होम, कॉटेज होम, तो मतलब उसके लिए मतलब बहुत सबसे ज़्यादा कम रेशियो होगा माइग्रेंट्स का. इन इंडिया ड्यूरिंग 2011, आउट ऑफ द 455.0 मिलियन माइग्रेंट्स enumerated on the basis of last residence, 141.9 million had changed their place of residence in the last 10 years. Out of these, 118.7 million were intrastate migrants. The stream were dominated by female migrants. तो मतलब इन सब में जो ज़्यादा इंट्रास्टेट माइग्रेंट्स थे, उन स्ट्रीम को ज़्यादातर फीमेल माइग्रेंट्स ही डोमिनेट करती थी बिकॉज ऑफ द रीजंस फॉर मैरिज. इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट फीमेल्स प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन इन बोथ टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन, चाहे वो इंट्रास्टेट हो या वो इंटरस्टेट हो. कॉन्ट्ररी टू दिस, men predominate the rural urban stream for interstate migration due to economic reason. तो मतलब ये लोग रूरल टू अर्बन जाते हैं ज़्यादातर केसेस में बिकॉज उनको मतलब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगती है या आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ लगती है या फिर जो उनके लिविंग कॉस्ट एंड ऑल, इसलिए मतलब वो बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर लाइफस्टाइल के लिए ये लोग वो स्टेप लेते हैं कि दे शुड लीव देयर रूरल होम्स एंड शुड गो टू द अर्बन एरियाज. अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रीम्स, इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंसेस immigration from and emigration to the neighboring countries. Indian Census 2011 has recorded that more than 5 million persons have migrated to India from other countries. Out of these, about 88.9% came from the neighboring countries Bangladesh, followed by Nepal and Pakistan. Spatial variation in migration. So some states like Maharashtra, Delhi, Gujarat, Haryana, they all attract migrants from other states, such as जो आपके थोड़े बहुत पिछड़े states हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा. तो ये जो मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब लोग अभी बाहर से आपके यहाँ पे आएंगे बिकॉज आप आर लाइक द मॉडल टाउन, मॉडल स्टेट. तो मतलब इसमें जो सबसे लीड करता है दैट इज महाराष्ट्र. इट ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स. तो मतलब इन माइग्रेंट्स कि लोग बाहर से इनके स्टेट में रहने आते हैं. तो इस केस में नंबर 1 आता है महाराष्ट्र, सेकेंड आता है दिल्ली, थर्ड गुजरात एंड फोर्थ हरियाणा और सो ऑन जाता रहता है. बट ऑन दी अदर हैंड, जो मतलब आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश was the state which has the largest number of net out migrants from the state. मतलब ज़्यादातर लोगों को उत्तर प्रदेश में रहना नहीं बिकॉज दे डोंट हैव सच बेटर अपॉर्चुनिटीज. नो ऑफेंस कि वहाँ पे मतलब लोगों को रहना नहीं बिकॉज वहाँ पे खर्चे बहुत है, क्राइम रेट ज़्यादा है या बहुत कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. ये सब रीजंस जो मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को पुश कर रहे हैं, दिस आर कॉल्ड द पुश फैक्टर्स बिकॉज दिस फैक्टर्स आर कंपेलिंग पीपल टू लीव उत्तर प्रदेश. और महाराष्ट्र में आप कह सकते हो कि इट इज़ फुल ऑफ पुल फैक्टर्स, जिस कारण लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं. इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे पुल एंड पुश फैक्टर के बारे में. कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ. तो मतलब ज़्यादातर आप सभी जानते हो कि मतलब प्लेस ऑफ बर्थ को लेके सब लोग बहुत इमोशनल होते हैं. बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस. मतलब आप जानते हो कई लोग उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, पर इकोनॉमिक रीजंस के लिए, सोशल रीजंस के लिए लोग उस जगह को छोड़ के आते ही आते हैं. These reasons can be put into 2 broad categories. The push factors, these cause people to leave their place of residence or origin, and the pull factors, which attract the people from different places. In India, people migrate from rural to urban areas mainly due to poverty. High population pressure on the land, मतलब अगर एक छोटी सी लैंड में बहुत सारे लोग रहेंगे तो उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस कारण लोग वहाँ पे ज़्यादा रह नहीं सकते क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे हो नहीं पाएगा. क्योंकि एक तो उसका प्रोडक्टिविटी होता है,
वही उसका रन आउट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इश्यूज होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग इश्यूज होंगे जो रिसोर्सेज को लेके होते हैं। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, natural disasters such as flood, drought, cyclonic storms, earthquake, tsunami, wars, and several other local conflicts between the people give rise to extra push to migrate। मतलब अगर आप जानते हो कि मतलब हमारे देश में जम्मू कश्मीर का जो एरिया, जो हमारे इंडियन बॉर्डर्स को लेके बहुत क्लोज एरियाज है पाकिस्तान के साथ, आप जानते हो कि वहाँ पे लोग थोड़ा कम रहना ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान वहाँ पे कभी भी गोलीबारी बमबारी कर देता है और हमारे सेना के लोग भी वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो वहाँ पे रहना सॉर्ट ऑफ नॉट सो सेफ। कल अगर बॉम्बिंग हुई, आपके घर पे गिरी, आप क्या करोगे? मतलब ऐसे कुछ मेंटल फैक्टर्स बनते हैं जो आपको डराते हैं कि वहाँ पे नहीं रहना, जिस कारण वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम होता है जो भी बॉर्डर के क्लोज एरियाज होते हैं। एक तो होता है नो मैंस लैंड जो हमारे आर्मी से बना देते हैं, और जस्ट इसके बाद में बहुत कम लोग रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज इज द बेटर अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस। तो मतलब अगर आपको काम भी मिल गया रेगुलर सर, पर उसके भी लिए मतलब कम दाम में तो कोई काम करना चाहता नहीं है। सबको अपने काम का मतलब उचित पैसा मिलना चाहिए, उचित सैलरी मिलनी चाहिए। तो मतलब वही कि रिलेटिवली आपके गांव से ज़्यादा सैलरी आपको सिटीज़ में मिलती है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, तो उनके बच्चे भी जब होंगे तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ऐसे केसेस बनते हैं। फैसिलिटीज़ एंड सोर्सेज फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। For example, work and employment have remained the main cause for male migration, which is 26%, while it is only 2.3% for the females. On contrary to this, about 67% of females move from their houses, or like जो उनका paternal house होता है, following their marriage. But मेघालय में इसका रिवर्स होता है, क्योंकि मेघालय में यूजुअली लड़के ये घर छोड़ के जाते हैं। So आप मान सकते हो कि पूरे देश में ये जो आपने माना कि मतलब 67% ऑफ फीमेल्स शादी के बाद अपना घर छोड़ते हैं, पूरे देश में से 4% मेल्स है जो शादी के बाद अपना घर छोड़ते हैं। Consequences of migration. Migration is a response to uneven distribution of opportunities over the space. Consequences of this can be observed in economic, social, cultural, political and demographic terms. तो इनके सारे जो कंसिक्वेंसेस होते हैं ये मतलब हर टाइप के मतलब सेक्टर्स में देखे जा सकते हैं, चाहे आप उसको बोलो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल या फिर डेमोग्राफिक की सही। तो पहले हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की। अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस सेंट बाय द माइग्रेंट्स। तो मतलब आप जब सोर्स रीजन की बात करके मतलब जहाँ से लोग जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उस जगह के लिए एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है रेमिटेंस। रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स are one of the major sources of foreign exchange. In 2002, India received US dollars, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ US dollars, इसका रकम आप एक बार सुनिए, 11 billion as remittances from international migrants. पंजाब जो ज़्यादातर फेमस है कि लोग पंजाब छोड़ के केरला कनाडा जाते हैं, तो ये बहुत उसके लिए फेमस है। तो इसलिए पंजाब, केरला, तमिलनाडु, these are few states that receive the significant amount of international migrants. तो मतलब इनके लिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है। It plays an important role in the growth of economy of source area. Remittances are mainly used for food, repayment of debts, treatment, marriages, children education, agricultural inputs, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि मतलब माँ बाप यहाँ पे रहते हैं और बच्चा पढ़ने के लिए फॉरेन में कहीं चला गया या इंटरनेशनल कहीं कंट्री में वो रह रहा है, तो मतलब वो वहाँ से रेमिटेंस भेजते फॉर हिज ओल्ड मॉम डैड कि मतलब वो अच्छे से रह सके, चाहे वो अपना घर कोई कंस्ट्रक्ट करेगी, खाने के लिए, महीने का राशन, कुछ भी। तो इन रीजन्स के लिए यूजुअली रेमिटेंस इस देश में आता है। या फिर बहुत कम केसेस होते हैं जब लोगों को ना इन्वेस्ट करना होता है कि लाइक अब हम जब रिटायर होकर वापस देश आएंगे तो हम खुद के लिए एक घर बनाते, तो घर के लिए इन्वेस्टमेंट, या फिर डे बिल्ड अ कंपनी ओवर ईयर, तो उसके लिए वो लोग कुछ करते हैं। मतलब वो बहुत कम केसेस होते हैं। यूजुअली लोग अपने मॉम डैडी के लिए पैसे यहाँ पे भेजते हैं। तो दैट्स ऑल्सो रेमिटेंस। दिस वर द फॉर्म्स ऑफ रेमिटेंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो सारे बहुत सारे गरीब विलेजेस हैं इन स्टेट्स में, इनके लिए रेमिटेंस इज लाइक मतलब उनकी अगर इकोनॉमी, उनके स्टेट्स की इकोनॉमी अगर मतलब बॉडी है ना, तो बॉडी के अंदर बहता हुआ खून ना ये रेमिटेंस है। मतलब ये रेमिटेंस के कारण ही उनकी इकोनॉमी और उनका स्टेट चल रहा है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो मतलब ये लोग जो अपने
पुअर स्टेट से, जो मतलब उत्तर प्रदेश हुए, बिहार हुए, मध्य प्रदेश हुए, तो मतलब इन स्टेट से जब ये लोग रूरल एरिया से पंजाब हरियाणा में आते, तो ये लोग थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर आते, जिस कारण ना इनका जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्ट्रैटेजी, इनका जो रेमिटेंस के कारण जो इनका एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, इस कारण की जो ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, जिसका इनका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ और एक इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलता है. Besides these, unregulated migration to the metropolitan cities of India have caused overcrowding, development of slums and development of slums in industrially developed states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and Delhi is a negative consequence of unregulated migration within the country. तो मतलब आप क्या बोलोगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये सब जो सिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मतलब अनरेगुलेटेड वे में जो बहुत सारे लोग ट्रेन बस सब करके यहाँ पे आ जाते ताकि मतलब सपनों का शहर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं होती है, जिस कारण उनको ये आपके सारे के सारे ऐसे छोटे छोटे स्लम्स एरिया में रहना पड़ता है, ये जैसे डोंगरी वैसे वहाँ पे जैसे रहना पड़ता है आपको. डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस, तो अभी हमने इकोनॉमिक कंप्लीट किया, हमने अभी इकोनॉमिक कंप्लीट किया, तो अभी हम लोग डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस में आएंगे. माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री. रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज. तो मतलब जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिटीज को मतलब डेवलप करता है. Age and skill selective out migration from the rural area have adverse effect on rural demographic structure. तो मतलब एक पर्टिकुलर एज की मतलब अगर आप कमाने की एज में पहुंच गए तो आप जाते हो अपना रूरल एरिया छोड़ के, या फिर आपके कोई स्किल्स हो, अगर आप खेती बाड़ी में अच्छे हो तो आप यहीं पर रहोगे, अगर आप कुछ और कामों में अच्छे हो तो आप अपना विलेज छोड़ के किसी सिटी में जाओगे. तो ये एक तरह से ना मतलब वहाँ के जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा ना एक तरफ में डिक्लाइन करा देता है और बहुत तरह से ना मतलब उसको एक एडवर्स इफेक्ट देता है कि मतलब विलेज एरियाज में इन कामों की और इस उम्र के अलावा कोई रहता नहीं है, या तो बहुत छोटे बच्चे, सारी उम्र की औरतें और फिर सीधा बूढ़े लड़का लड़की, मतलब लड़का लड़की में नहीं बोलूँगा एक्चुअली, बहुत बूढ़े लोग रहेंगे, मेल एंड फीमेल. However, high-out migration from Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition in these states. तो मतलब यहाँ के जो मतलब लोग रहते हैं ये जो छोटे बहुत पिछड़े स्टेट्स है, तो इन जगहों से जो लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, फिर आपके इधर गुजरात में, तो जो ज़रा तमिलनाडु, केरला, तो एक तरह से ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मतलब सारे जो लड़के हैं, मेल्स है, ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टेट छोड़ के जा चुके हैं, पर इन स्टेट्स में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ रहती है. तो मतलब इन लड़कियों के लिए कोई लड़का नहीं है, और जिन स्टेट्स में लोग जा रहे हैं वहाँ पे लड़कों की नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़कियाँ कम रह जाती है. मतलब बेसिकली ये सुनने में थोड़ा जोक लगेगा जोवियल वे में, बट स्टिल इट्स अ सीरियस सेक्स कॉम्पोजिशन के ऊपर ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और एज स्ट्रक्चर भी बिगड़ता है कि मतलब जिन स्टेट्स में लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक तरह से सिर्फ यंग पॉपुलेशन का डोमिनेंस रहेगा, और ये लोग जो स्टेट्स को छोड़ के जा रहे हैं उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन या फिर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन का रेशियो ज़्यादा रह जाता है. सोशल कंसिक्वेंसेस, माइग्रेंट्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज. ये जो अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से माइग्रेंट्स आते हैं, ये अपना कल्चर और अपने आइडियोलॉजी को साथ लेके आते हैं. तो एक तरह से ना ये लोग मतलब दे आर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, सच एज कि न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम. तो मतलब जो लोग अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में आने आते हैं, रहने आते हैं, या फिर वो लोग कोई और जगह जाते हैं, कोई अलग कंट्री से यहाँ पे आते हैं, तो जो उनकी अच्छी अच्छी आइडियोलॉजीज होती है, जो आइडियाज होते हैं, जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे लोग साथ लेके आते हैं, तो लोग यहाँ पे भी उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. फैमिली प्लानिंग, जो पहले मतलब मान लो कि गाँव में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट जैसे अर्बन एरिया से लोग, शहरों से लोग रूरल गाँव में आने लगे, रहने लगे, उनके साथ रहने लगे, समझने लगे उनको, तो उनको भी समझा कि हाँ फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीज़ों से गर्ल्स एजुकेशन में भी बूस्ट हुआ, क्योंकि मतलब लोगों को जो गांव में भी रहते थे, जब वो लोग बाहर से लोगों से मिलने लगे तो उनको पता चला कि बेटियां शहरों में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, जिस कारण उनको भी अपनी बेटियों को एक चांस देना चाहिए एजुकेशन का, उनको वो राइट देना चाहिए. ऐसे ये डिफ्यूज होके अर्बन से रूरल एरियाज में आता है. माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स. तो मतलब डाइवर्स कल्चर्स के लोग हमारे देश में अलग अलग जगहों पर मिलकर माइग्रेशन के कारण ही एक साथ और अच्छे से रहते हैं.
और अगर ना भी तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अच्छे से रह सके और एक दूसरे के कल्चर्स को अडॉप्ट करे, जिस कारण हमारे देश में इतनी सारी छुट्टियां ड्यू टू सो मेनी पीपल रहते हैं हमारे देश में, हमको सबको अकोमोडेट करना पड़ता है, सबके फेस्टिवल्स के लिए हॉलीडेज होती है। यही बात है, आपके बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर आपके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके ओकेजन्स के लिए कोई ना कोई छुट्टी मिलती है और वो लोग सबका ही मतलब लोग सेलिब्रेट करते हैं। Horizons of people at large, but it also has serious negative consequences such as anonymity, which creates a social vacuum and sense of dejection among the individuals. तो मतलब आपके जो social consequences उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं है, आपकी बुरी बातें भी है, जैसे कि मतलब सीरियस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, एक सेंस ऑफ एनोनिमिटी और एक क्योंकि वो एक सोशल वैक्यूम क्रिएट करता है विद इन द इंडिविजुअल्स माइंड, और एक सेंस ऑफ डिजेक्शन कि मतलब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे। तो अ कंटिन्यूड फीलिंग ऑफ डिजेक्शन मे मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज सच एज क्राइम्स एंड ड्रग अब्यूज। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, अभी हमने जब बाकी 3 कंसिक्वेंसेस देखे तो हम लोग लास्ट एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस में आ रहे हैं। This ultimately leads to unplanned growth of urban settlements and formation of slums, shanty colonies. So overcrowding जो होती है हमारे देश में अलग अलग रूरल अर्बन माइग्रेशंस में, तो इस तरह से ना हमारे जो प्लेसेस है, जो लैंड है, उसमें बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर पड़ता है। So हमारा एग्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फिजिकल इन द अर्बन एरियाज, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इस कारण ही ना जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे देश के सारे अर्बन एरिया जो मेजर अर्बन एरियाज है, दे आर फेसिंग अक्यूट प्रॉब्लम, क्योंकि इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू सम पॉलिसीज और सम हेल्प्स, हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसलिए हम उसको अक्यूट प्रॉब्लम बोलेंगे। और डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे मैं पहले बोल रहा था, एयर पोल्यूशन, जैसे हमारा अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स हर सिटी में जो मेजर सिटीज है, दिल्ली बोलो, कोलकाता बोलो, बैंगलोर बोलो या आपका मुंबई बोलो, ये सब जगहों में ना बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है ड्यू टू दी एयर पोल्यूशन, जो लोग इतनी गाड़ियाँ लेके सड़कों पर उतरते, धुआं होता है, फैक्ट्रीज एंड ऑल, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो ये सब लेके बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं। अदर्स, माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मतलब अगर आप माइग्रेशन ऑफ वुमेन के स्टेटस की बात करो तो वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट जरूर करेगा। एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन वुमेन, तो मतलब जब क्या होता है कि अगर आपके जो लड़के हैं वो अपना स्टेट छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाते काम करने, तो उस घर का सारा दारोमदार उन लड़कियों पे आ जाता है, तो जो अभी तक लड़कियों की छाव में थी, बिकॉज ऐसे जगहों में जहाँ पे ना लड़के यूजुअली ना वुमेन्स को डोमिनेट करते हैं, तो मतलब जब वहाँ से वुमेन अभी अकेले है, पूरे घर को अकेले चला रही है, तो एक तरह से सब कुछ अचानक से उनके दिमाग पे, उनके मेंटल प्रेशर, उनका फिजिकल प्रेशर, सब एक तरह से एक साथ आ जाता है उन औरतों पर। Migration of women either for education or employment enhances their autonomy and role in the economy. तो मतलब ये जो आपका माइग्रेशन की बात हो रही थी, तो अगर आप माइग्रेशन की अच्छी बात करो तो मतलब आपका वुमेन्स का एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप माइग्रेशन करते हो तो उनका ऑटोनॉमी, रोल इन द इकोनॉमी बेटर होता है। और अगर आप बुरी बात करो, अगर आप उनके इल इफेक्ट्स की बात करो, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर पड़ता है। If remittances are major benefits of migration from the point of view of source region, मतलब जहाँ से लोग जा रहे हैं उसके लिए रेमिटेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। द लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर्टिकुलरली स्किल्ड, जो आपके हाईली स्किल्ड पीपल होते हैं जो दूसरे जगहों में जाके प्रोफेशनल्स का काम करते हैं, ये भी एक तरह से उस सोर्स के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू या फिर सिचुएशन क्रिएट करता है। सॉर्ट ऑफ लाइक हमारे इंडिया से लोग बाहर काम करने जाते हैं तो हम लोग इसको ब्रेन ड्रेन या फिर और कुछ कहते रहते हैं, तो ये सब ना हमारे देश के लिए या फिर अलग अलग स्टेट्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो या तो आपको रेमिटेंस से फायदा होगा या फिर आपके यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है, लोगों का ह्यूमन रिसोर्स है, वो डिग्रेड होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेट में रहते हैं डिपेंडेंट लोग, जिस कारण आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होगा। द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इन द सोर्स रीजन गेट्स रीइंफोर्स, तो मतलब वही बात है। अब आप पूछोगे किसी को कि आपने अपना स्टेट छोड़ के, अपने विलेज को छोड़ के आप क्यों आए, तो ये एक तरह से आदमी भी वही बोलेगा कि भाई हमारे स्टेट, हमारे विलेज, हमारे कंट्री में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारा स्टेट इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, ये नहीं है, जिस कारण वहाँ के जो अंडर डेवलपमेंट है उसको सर्कल करके ना हाईलाइट किया जाएगा बार बार। तो इसलिए ना ये बात है कि मतलब इतना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप लोग मेरा जो नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देके दूंगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और चैप्टर के भी नोट्स मिलेंगे फॉर रिविजन। और अगर आपको मेरे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जिस कारण आप मेरे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट्स हो, जिस कारण उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चले।
So keep studying and stay happy. Bye.